स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। 2024 में जो परीक्षा हुआ है पेपर का कोड है 824 IJ। सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो पहला प्रश्न क्या आया हुआ था? तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब यहाँ पर कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो विकल्प नंबर सी जो है सही है। ध्रुव तथा फोकस के बीच में जो है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या बोर्ड में पूछा गया था? तो यहाँ देख सकते हैं, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है तो वह है। पहला दिया गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। जब अभिलंब से दूर हटती हैं तो याद रखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। अगर यहाँ अभिलंब की ओर आती हैं तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं। तो यहाँ पर दूर हटती हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। अब अगला प्रश्न क्या बोर्ड में आया हुआ था? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, इससे 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसमें हल करने पर क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ का मान क्या दिया गया है? तो एफ का मान 15 सेमी प्रश्न में दिया गया है। तो एफ बराबर लिखेंगे 15 सेमी और वस्तु की दूरी कितना दिया गया है? तो 30 सेमी है। तो यू बराबर -30 सेमी हो जाएगा और भी बराबर प्रश्नवाचक है, मतलब भी इसमें पूछा जा रहा है। तो और यहाँ पर जो सूत्र लागू किया जाएगा, यहाँ पर लेंस का सूत्र लागू होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f। यह किसका सूत्र है? तो यह लेंस का सूत्र होता है। 1/v हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 1/u का मान -30 हो जाएगा बराबर 1/f हो जाएगा। एफ का मान क्या है? 15 हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और ये प्लस को जब पक्षांतर कर देंगे तो 1/f माइनस 1/30 हो जाएगा। और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे, ये 15 है और ये 30 है, हर बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। तो 2 - 1/30 हो जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे, 1/30 हो जाएगा। और यहाँ पर भी का मान जब निकालेंगे तो भी बराबर क्या आ जाएगा? 30 सेमी आ जाएगा। अब ये 30 सेमी जब भी आएगा तो उत्तल लेंस से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पे बनता है? तो वस्तु के दूसरी ओर बनता है। और यहाँ पे लिखेंगे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर, याद रखेंगे क्या होगा? दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा। अब ये वस्तु का आकार का मतलब क्या है? वस्तु कितना सेमी था? तो 30 सेमी था। तो वस्तु 30 सेमी का था, इसलिए प्रतिबिंब भी देखिए 30 आया है, इसने वस्तु का आकार पर बनेगा, मतलब 30 सेमी वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोर्ड में आया हुआ था,
जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर गुजरता है तो निर्गत प्रकाश के प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो याद रखेंगे, जब प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह 7 रंग की पट्टी बनता है। तो आधार सबसे नीचे जो बनता है वह बैंगनी रंग बनता है और जो सबसे ऊपर बनता है वह लाल बनता है। तो यहाँ लिखा गया दूरस्थ प्रकाश का रंग होगा, तो इसमें दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा? तो लाल इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प जो है इसमें सही है, लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर मतलब धारा है और यह सेकंड मतलब समय है। तो धारा गुणे समय, ये किसका सूत्र होता है? तो धारा गुणे समय आवेश का सूत्र होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या है? सी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उनमें प्रवाहित धारा I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 तथा H2 है, तो ऊष्मा का अनुपात होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? तो H बराबर V² T/R, ये ऊष्मा का सूत्र होता है। और याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान जो है समान होता है और जो है धारा का मान समान नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर H1 की बात करें तो H1 बराबर सूत्र क्या बनेगा? तो V² गुणे टाइम, इसमें प्रति सेकंड दिया गया है तो यहाँ पर टाइम 1 हो जाएगा और R है मतलब इसमें पहला है तो इसमें R1 हो जाएगा। H2 निकालेंगे तो V² गुणे 1/R2 हो जाएगा। 1 से 1 अगर ये कट जाए और तो बचेगा V²/R1 और नीचे बचेगा V²/R2। अगर V² से V² काट दें तो ये R2 ऊपर जाएगा तो बटा R1 होगा, तो इसलिए क्या बनेगा? H1/H2 बराबर R2/R1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो सही होगा, अगर देखा जाए ऑप्शन इसमें कौन सही हो रहा है तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, H1/H2 R2/R1। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक कहाँ से आया? तो टाइम इसमें प्रति सेकंड दिया गया था इसलिए यहाँ पर एक रखा गया है और एक में गुणा भी कर लेंगे। V² में एक का गुणा करेंगे तो V² हो जाएगा और V² से V² खत्म हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा R2/R1। इसमें विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता अगर B बराबर निकालते हैं तो सूत्र होता है F/IL होता है। तो F का मतलब हो जाएगा न्यूटन और I का मतलब हो जाएगा एम्पियर और यहाँ पर L का मतलब मीटर। तो इसमें B वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ B विकल्प जो है सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब आ गया अगला उपभाग बी आ गया, माने रसायन विज्ञान। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन का मतलब इसमें मेथेन का कौन सूत्र है? मेथेन मतलब एक कार्बन होता है। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ देखिए 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। इसका मतलब मेथेन का सूत्र क्या होगा? CH4 होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जिसमें CH2 का अंतर होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन 1 है, 2 है, 1 है, घटाएंगे तो 1 हो, लेकिन हाइड्रोजन घट जाएगा तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटेगा तो 1 कार्बन बच जाएगा और 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन घटा देंगे तो 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। इसका मतलब विकल्प वो जो है बी सही होगा। दोनों के बीच का अंतर अगर CH2 आ जाए उसी को सजातीय श्रेणी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है, इसलिए बी विकल्प जो है सही होगा, CH4C2H6 हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? PbNO3 का ट्वाइस, जिसमें बी ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। PbNO3 का ट्वाइस जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन सही है।
शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो होते हैं उदासीन होते हैं और उदासीन में पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है। अब एंटीमनी है, अब एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो याद रखेंगे एंटीमनी जो होता है वह उपधातु होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहा जाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है CH3 COOH C2H5OH को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करेंगे तो यह जल बनता है और यहाँ पर एस्टर बनता है, और इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एस्टर का इसमें सूत्र क्या बनेगा? CH3 COOC2H5 C2H5, मतलब इसमें सी वाला ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें का OH और इसमें का H लेकर के क्या बना? H2O बन गया। तो बचेगा क्या? तो बचेगा क्या? CH3 बचेगा, C बचेगा, और यहाँ का जो है डबल O बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। तो इसलिए कि ऑप्शन सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। CH3 COO C2H5 यहाँ पर भरा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आया हुआ था उपभाग 3 में, देख सकते हैं कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, माइटोकांड्रिया है और एटीपी दिया है, ग्लूकोज दिया गया। तो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा एटीपी जो है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एटीपी हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था पीत रस का स्रावत होता है। अब कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, तो आमाशय द्वारा। तो याद रखिए पीत रस का जो स्राव होता है वह यकृत द्वारा होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया हुआ था बोर्ड में, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। याद है पराग कोश में पराग कण होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन सही है। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में, और इनमें से सभी। तो याद रखिए पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं वह ब्रायोफिलम में होती हैं। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण जो होते हैं वह पपीते का फूल होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, एक स्वस्थ मनुष्य में समान रक्त दाब होता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य का अगर रक्त दाब देखा जाए तो कितना होता है? तो 120/80 होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान देना है, घास को बकरी खाएगा और बकरी को कौन खाएगा? मानव खाएगा। इसका मतलब क्या है? बी वाला ऑप्शन जो है सही है। आहार श्रृंखला इसी में जो है बन रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें सभी प्रश्नों का जो है विकल्प देख लिए। अब हम लोग समझते हैं एक एक जो है प्रश्न को हल किया जाएगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो अब यहाँ भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न क्या आया हुआ था? एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा बनता है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है। पहला दिया गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए और दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ उत्तल दर्पण की जो है 25 सेमी जो है वस्तु की दूरी दिया गया है, तो u बराबर -25 सेमी है, और यहाँ वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, तो यह रेखीय आवर्धन कहा जाता है। यम बराबर 1/2 प्रश्न में दिया गया है। 1/2 का मतलब आधा इसको बोला जाता है। भी बराबर प्रश्नवाचक है और यफ बराबर प्रश्नवाचक है। और यम का सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए? तो यम बराबर -v/u होता है। सूत्र हो गया। यम का मान प्रश्न में क्या दिया गया है? तो यम का मान 1/2 है। तो यम का मान यहाँ पर 1/2 रखेंगे, -v, और u का मान -25 है। माइनस माइनस जो है कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो 1/2 याद रखेंगे, 1/2 बच जाएगा, v/25, और यहाँ पर 25 से करना 25, 2 में v
का गुणा करेंगे 2 भी बराबर 25 हो गया, तो भी बराबर 25/2, 2 से भाग कर देंगे तो 12.5 सेमी जो है प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगा। तो यहाँ पर तो भी का मान जो है याद रखेंगे 12.5 सेमी कहिए या 25/2 सेमी कहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 से भाग करना चाहे तो भाग दे दीजिए, या नहीं भाग देना चाहेंगे तो आपको इतना ही आंसर हो जाएगा। तो अगला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, दर्पण की फोकस दूरी भी बताइए। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह प्लस इसलिए लगता है क्योंकि दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। 1/f बराबर 1/v का मान जो निकला देख सकते हैं 25/2, ये 25/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/u का मान -25 है, क्योंकि u का मान -25 में है तो माइनस हो गया, प्लस माइनस मिलेगा तो यह माइनस हो जाएगा, और ये 2 को ऊपर भेज देंगे तो 2/25 माइनस 1/25, दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। 2 में से 1 घटा देंगे, 1/25 हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए, यह बराबर 25 सेमी हो जाएगा, या इसमें कैंची गुणा कर लीजिए, 25 से करना 25, या फिर करना में एफ बराबर क्या आ गया, 25 सेमी आ गया। तो यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आया था, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेमी पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। यहाँ पर 2 शर्त दिया गया है और 2 शर्त के माध्यम से जो है यहाँ पर प्रश्न को पूछा जा रहा है। यहाँ पर 2, ये नहीं कि मतलब इसमें 2 प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है, इसमें एक ही प्रश्न है, लेकिन 2 शर्त इसमें दे करके प्रश्न को पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे लिखा है लेंस के अनुपस्थिति में यह किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी दिया गया है। तो यहाँ पर जब 20 सेमी पीछे जब बना है, तो 20 सेमी जब लेंस से पीछे बनता है, अवतल लेंस है, तो याद रखेंगे यह भी का कार्य करेगा, भी बराबर यह 20 सेमी हो जाएगा, और एफ बराबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं एफ बराबर -30 सेमी है। क्यों यहाँ पर प्लस लिया गया, क्योंकि यह अभिसारी किरणों के माध्यम से जा रहा है, इसलिए भी बराबर 20 सेमी होगा, और एफ बराबर -30 सेमी क्यों है, क्योंकि वह अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है माइनस होता है। तो यहाँ पर चिन्ह को भी आपको ध्यान देना है, भी प्लस अभिसारी किरण और एफ जो है अवतल लेंस है। अब यहाँ पर फोकस दूरी जो है -30 हो गया, यू बराबर प्रश्नवाचक हो गया। लेंस का जो सूत्र होता है वह 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। 1/f एफ का मान -30 हो जाएगा, 1/v का मान 20 हो जाएगा, माइनस 1/u हो जाएगा। अब 1/u माइनस में पक्षांतर कर देंगे तो यह 1/u प्लस में हो जाएगा, और यह माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर नहीं है, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो नीचे 60 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 30 मैंने 3 इसलिए होगा, 3 से गुणा करेंगे तो 60 बनेगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 60 बनेगा, 3 2 मिल करके जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/60 हो जाएगा, उल्टा करेंगे 60/5, 5 से 60 को भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 12 सेमी। मतलब यहाँ पर u का मान पूछा जा रहा था प्रश्न में, तो u का मान जो है इसमें 12 सेमी हो जाएगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम और 1 ओम तुल्य प्रतिरोध हो जाए। मतलब 2 3 6 ओम को आपको जोड़ना है और 4 ओम आना चाहिए, तो किस प्रकार जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 ओम 3 ओम 6 ओम दिया है, और इसको जोड़ने का तरीका क्या है, अगर 3 ओम 6 ओम, इसमें इसका 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितना आएगा इसका आंसर। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, यह समांतर क्रम का यह सूत्र है। 1/r बराबर 1/r1 का मान 3 है और r2 का मान 6 है। अगर इसका एलसीएम लिया जाए, 3 6 का एलसीएम लिया जाए तो 6 बनेगा, तो 2 3 6, 2 प्लस 1/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। जब इसको उल्टा कर देंगे तो 6/3 हो जाएगा, और 3 से 6 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। जब इसको हल करिए तो 2 ओम आ गया। कौन कौन से प्रतिरोध लेकर के, तो 3 ओम 6 ओम को लेने पर 2 ओम जो है इसका तुल्य प्रतिरोध आया। अब यह 2 ओम और यह 2 ओम मिला करके किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो 4 ओम बन जाएगा। तो r डैश बराबर r1 प्लस r2 हो जाएगा, तो r डैश बराबर r1 का मान 2 और r2 का मान 2, तो 2 2 मिलके क्या बना, 4। देखिए इसमें कैसे जोड़ा गया, तो 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो उत्तर आएगा वह उत्तर और जो 2 ओम बाकी था इसको जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, तो 4 ओम
आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और दिया गया है कि यही प्रतिरोध को जोड़ेंगे लेकिन 1 ओम आना चाहिए, तो किस क्रम में जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो अगर समांतर क्रम में जोड़ते हैं तीनों को तो 1/R बराबर 1/R1 का मान, यहाँ पर R2 का मान और यहाँ R3 का मान को भर देंगे। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 2 3 6 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 हो जाएगा। ये 2 है तो 2 तिहाई 6, 3 और 2 तिहाई 6, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा। तो 3 2 5 और 1 मिलके 6, 6/6, 6 6 कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर आर का मान 1 ओम आ जाएगा। मतलब 1 ओम लाने के लिए हमको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? तो याद रखेंगे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम आपको बताना है, उसका कार्य बताना है और उस आवरण के रंग को लिखिए। तो घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार निम्न है। घर में जो प्रयुक्त किया जाता है इसमें 3 तार का प्रयोग करते हैं। पहले तार जो होता है गर्म तार होता है, ठंडा तार होता है और भू संपर्क तार होता है। कितने तार का प्रयोग किया जाता है? तो 3 तार का। गर्म तार किस रंग का होता है? तो याद रखेंगे ये लाल रंग का होता है। और ठंडा जो तार होता है वह नीला या काला रंग का होता है। और भू संपर्क जो तार होता है वह हरा रंग का होता है। अब इसका कार्य क्या है? अगर गर्म तार की बात करते हैं तो गर्म तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। याद रखेंगे गर्म तार में क्या होता है? वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। और ठंडा तार जो होता है वह न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, माने उदासीन उसको कहा जाएगा। और तीसरा जो होता है भू संपर्क तार होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो लिखेंगे भू संपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित होता है और यह धातु के प्लेट से जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का एक साधन होता है जो हमें विद्युत के झटकों से बचाता है। मतलब यह जो है फ्यूज जो है यहाँ भू संपर्क तार का क्या कार्य है? तो यह जो कार्य है विद्युत के झटकों से बचाता है। इसलिए भू संपर्क जो है घर में तार लगाया जाता है जिससे अगर इस घर के अंदर कोई भी बिजली का जो सप्लाई दिया जाता है तो उसमें अगर कहीं भी संपर्क में आता है तो वह झटकों से क्या करता है? बचाता है। तो यहाँ पर कार्य समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और आया हुआ था, आवरण का रंग लिखिए। मतलब अगर उसका आवरण क्या आ जाए, मतलब तीनों तार को एक में रख दिया जाए तो उसका आवरण किस रंग का बनाया जाता है, मतलब कौन से रंग से रहता है? तो घरेलू वितरण में प्रयुक्त तारों का आवरण जो होता है वह काला रंग का होता है। तो देखेंगे जो मोटा केबल का जो तार होता है वह काला रंग का ही होता है। तो वह आवरण का रंग मतलब मोटा केबल जो तार है वह किस आवरण का बना होता है? तो काला रंग का बना होता है। इसमें तीसरा प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अगला प्रश्न है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ था ये बायो सेवर्ट के नियम पर प्रश्न पूछा गया था। बस ये प्रश्न को ध्यान अगर जो विद्यार्थी दिए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या बात होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब बी का मान जो है चालक में बहने वाली धारा के क्या होता है? अनकर्मानुपाती होता है। तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। यह पहला बात जो है निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक खंड के अल्प लंबाई के अनकर्मानुपाती होता है, मतलब बी अनकर्मानुपाती डेल यल होता है। और तीसरा क्या बात है? तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक
चालक के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि यहाँ बटा में है इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे तो 1/r² समीकरण नंबर ये 3 मान लिया जाएगा। और चौथा बात जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के बीच बने कोण ज्या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अगर ये चारों को संयुक्त करते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को, तो बी 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 और बी मिलकर के बी हो जाएगा और चिन्ह चिन्ह मिलकर के चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और ये चिन्ह हो जाएगा आई डेल एल साइन थीटा बटा r²। यह बायो सेवर्ट का नियम पर यह प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था। और इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या होता है, तो यदि हम पेचकस कसते समय, देखें पेचकस जब कसते हैं तो कसते समय जो हम अपने दायां हाथ को घुमाकर इस प्रकार कि पेंच का जो नोक होगा, जो पेंच का नोक होता है जो खोला जाता है, तो जो नोक होता है वह धारा बहने की दिशा में चले और जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय बल रेखा की दिशा प्रदर्शित करता है। तो इसमें दो प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें दिशा भी पूछा गया था। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच के नियम से इसकी दिशा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जब पेचकस को लेकर के जब कसा जाता है पेंच को, तो जो नोक होता है नोक में धारा बहता है और जिधर अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो इस वीडियो में पूरे भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। अगले भाग में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, या आपके वीडियो के लास्ट में जब जो है देखेंगे यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, तो वीडियो के ऊपर से ही क्लिक करके रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में।